दोस्तों अगला सवाल है प्रॉपर्टी के हवाले से ही कि एक दोस्त ने लिखा है कि जैसे काफ़ियों ने ये मैसेजेस किए इस टॉपिक के हवाले से, लेकिन उन सब का जो निचोड़ या जो पूछने का मकसद ये है कि जब प्रॉपर्टी की लेन देन या सेल परचेज हो रही होती है उस वक्त दो डॉक्यूमेंट्स की सुनने में आता है, एक है पावर ऑफ अटॉर्नी और दूसरा है सेल डीड। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? अब डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ वेरी क्लियर एंड देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस। जब फ़र्ज़ करें एक शख्स ने अपनी प्रॉपर्टी यानी एक शख्स ओनर एक प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसके नाम पे, रजिस्ट्री ये लीज़ है, और वो लीज़ प्रॉपर्टी अपनी यानी जो ओनर है वो किसी को सेल करता है, सेल एग्रीमेंट होता है सबसे पहले। अब सेल एग्रीमेंट इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट एनी टाइटल, यानी वो मालिक नहीं बना देता अगले बंदे को कि बस सेल एग्रीमेंट हो गया तो मैं मालिक बन गया हूँ। सेल एग्रीमेंट या एग्रीमेंट टू सेल ये दो प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान एक म्यूचुअल कंसेंट एक एग्रीमेंट होता है कि एक शख्स कहता है कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं इस शख्स को बेच रहा हूँ, और दूसरा कहता है कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, इसके बदले इतने पैसे इनको दूंगा। तो ये एक एग्रीमेंट होता है जिसके स्टार्टिंग में एडवांस पेमेंट या पार्ट पेमेंट इसमें दी जाती है, और उसके बाद उसी सेल एग्रीमेंट में शेड्यूल ऑफ पेमेंट होता है, और उसी शेड्यूल ऑफ पेमेंट के साथ साथ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी यानी फ़रोख्त करने वाले शख्स से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कैसे होगी ख़रीदने वाले शख्स को, और उसका मोड, उसका टाइम कि कितने टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट होगी और उस तरह ये ट्रांसफ़र होगा, और पोजीशन भी इसके साथ साथ, यानी एक तो शेड्यूल ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र और पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये सारे सेल एग्रीमेंट के अंदर लिखे जाते हैं, यानी ये म्यूचुअली एग्रीमेंट हो जाता है। काफ़ी दोस्त इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि सेल एग्रीमेंट ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको ओनर बना देता है। तो ये एक स्टार्टिंग होती है। सेल एग्रीमेंट इटसेल्फ इज़ नॉट ए टाइटल डॉक्यूमेंट, वो एक शुरुआत होती है टाइटल ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे एग्रीमेंट हो गया, उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हुए कि इतनी अरसे के दौरान पेमेंट होगी और ये ट्रांसफ़र होगा, तो अब जब वो फुल एंड फाइनल पेमेंट कर देता है ख़रीदार, तो जो फ़रोख्त करने वाला है, सेलर है, वो फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में यानी उसी एरिया के कंसर्न जहाँ पे प्रॉपर्टी है उसी के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उनके नाम पे ट्रांसफ़र की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, जो सवाल था कि पावर ऑफ अटॉर्नी और सेल डीड में क्या डिफरेंस है। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी भी एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र है, मगर वो फुल मोड ऑफ ट्रांसफ़र नहीं है, और सेल डीड इज़ द प्रॉपर मोड टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन और दी अदर। अब हमारे यहाँ होता क्या है, लोग मोस्टली आपने देखा होगा पावर ऑफ अटॉर्नी लेके बैठ जाते हैं, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी भी रजिस्टर होता है रजिस्टर ऑफिस में, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी में जो ओनर होता है वो अपनी पावर किसी को डेलीगेट करता है कि मेरे ब्याह पे फलां शख्स इस प्रॉपर्टी के हवाले से साइन करेगा या किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करेगा या अपने ही नाम पे वो ट्रांसफ़र कर सकता है। और सेल डीड अगर करवाते हैं वो डायरेक्टली जो ओनर है इस वक्त, वो जिसके नाम पे भी सेल डीड करवाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके ओनर बन जाएंगे और रजिस्ट्री उनके नाम पे टाइटल ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये पावर ऑफ अटॉर्नी और सेल डीड में डिफरेंस क्या है? इसमें बेसिक डिफरेंस है टैक्सेस का। जो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करनी होती है द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, रजिस्ट्री यानी ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्री। अब इसमें डिफरेंट टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट को पे करनी होती है बायर जो होता है उसकी तरफ से। यानी मैं अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ तो यानी उसमें एक्साइज ड्यूटी, उसमें स्टाम्प ड्यूटी, एक्साइज तो डिफरेंट देंगे, स्टाम्प ड्यूटी, कैपिटल गेंस टैक्स वगैरह डिफरेंट काफ़ी ये मिला जुला के एफईडी, ये काफ़ी टैक्सेस हैं जो लगते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे। कहीं पे कुछ टैक्सेस लगते हैं, कहीं पे कुछ टैक्सेस। तो ये टैक्सेस की अमाउंट बचाने के लिए पावर ले लेते हैं। अब पावर पे कोई टैक्सेस लागू नहीं होती, वो उसकी जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत नॉमिनल से उस पर फ़ी लगती है जो चंद हज़ारों में होती है। चंद हज़ारों में क्या 1-2 हज़ार में पावर जो ऑफिशियल फ़ी है वो ना होने के बराबर है। तो लोग जो पावर ऑफ अटॉर्नी को चूज़ करते हैं कि पावर ही ले लेते हैं, सेल डीड नहीं कराते। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस देना पड़ेंगी अगर सेल डीड की जाएगी।
मगर जो प्रॉपर अब आपने एक प्रॉपर्टी ली फॉर द टाइम बीइंग टैक्स बचाने के लिए, अब पावर अपने नाम पे ले ली, मगर इन फ्यूचर आपको सैलरी तो लाजमी करवानी पड़ेगी अपने नाम पे अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवानी है तो ये जो थोड़ा सा टैक्स अमाउंट बचाने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर द टाइम बीइंग लेके लोग बैठ जाते हैं, ये एक रिस्की मामला उस वक्त में हो जाता है जब पावर देने वाला शख्स यानी जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी उसको सारी पेमेंट कर दी, उससे बजाय इसके कि आप रजिस्ट्री करवा लें, अपने नाम सेल डीड करवा लें, आपने खाली पावर ले ली। अब पावर उस वक्त तक वैलिड है एज लॉन्ग एज द पर्सन इज़ अलाइव, जिससे आपने खरीदी है प्रॉपर्टी, जब तक वो जिंदा है तो पावर की वैल्यू है। वंस द पर्सन इज़ डेड, यानी पावर के अंदर दो पार्टीज होती है, एक होता है प्रिंसिपल मीन्स वो शख्स जो किसी को पावर दे, तो दूसरा होता है एजेंट वो होता है जो किसी पावर ले किसी से, एक देने वाला प्रिंसिपल, लेने वाला एजेंट। मीन्स पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन प्रिंसिपल एंड द एजेंट। अब पावर ऑफ अटॉर्नी कब तक लीगली बाइंडिंग होता है? वो तब तक लीगली बाइंडिंग होता है जब तक कि प्रिंसिपल जिंदा हो। वंस द प्रिंसिपल इज डेड, द वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी बिकम्स नल एंड वॉइड। और फिर बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रांसफ़र करवाते वक्त। ऐसे काफ़ी मैटर्स आते हैं, जैसे लोगों ने 30 साल पहले 40 साल पहले किसी से पावर ले ली थी, पावर में प्रॉपर्टी ले ली और उनके पास पूरी फाइल है, रजिस्ट्री है, टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ उनके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी है कि पावर हमने ले ली थी। उन शख्स का जब इंतकाल हो जाता है तो फिर पावर की बेसिस पे ट्रांसफ़र कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सूरत हाल तब और ज़्यादा संगीन हो जाती है, जैसे आप लोगों को भी ये सुना होगा आपने कि 40-50 साल पहले यानी किसी के वालिद ने कोई प्रॉपर्टी ली थी पावर पे, तो पावर जब पे लेके वो फैमिली रहती रही, उनके बच्चों के बच्चे होते गए, और जब यानी पावर देने वाला और पावर लेने वाला बोथ हैव डाइड, तो अब प्रॉपर्टी एक बीच में लटक जाती है कि अब ट्रांसफ़र कैसे हो। अब यानी जो उनके बच्चे हयात हैं उनके नाम पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कैसे हो। ऐसे बहुत से मामला देखने में आते हैं, तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो बजाय इसके पावर ऑफ अटॉर्नी लें, डायरेक्टली आप सेल डीड करवा लें अपने नाम पे। जब आप 1-1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीदें तो उसमें 3-4 लाख की टैक्स बचाने के लिए आप पूरी अपनी प्रॉपर्टी का को दाव पे लगा देते हैं। जहाँ पे 2 करोड़ की पेमेंट लेके एक आपने घर खरीद लिया है, तो उस जगह भी 4-5 लाख गवर्नमेंट के टैक्सेस की अमाउंट पे करके सेल डीड करवा लें और फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ पुरसुकून रहें। थैंक यू।